जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड द्वारा जो अगस्त महीने में जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम लिया गया है सामाजिक विज्ञान का, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो भी उससे और महत्वपूर्ण बनने वाले जो भी सवाल होंगे, जो भी उससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था, यानी कि मेजनी कहाँ का राजनीतिज्ञ था। ऑप्शन दिया है इटली, यूनान, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया कि इनमें से कहाँ का वो राजनीतिज्ञ था। तो मेजनी जो है वो इटली का राजनीतिज्ञ था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और भी इसमें मेजनी के अलावे दो लोग थे जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसमें एक थे काउंट काबूर और दूसरा थे गैरीबाल्डी। तो ये तीनों के योगदान से ही इटली का एकीकरण हो पाया था। अगर हम लोग मेजनी से संबंधित देखें तो मेजनी से संबंधित सवाल पूछा जाता है, इन्होंने यंग इटली नाम के संगठन की स्थापना किए थे और यंग यूरोप नाम के संगठन के भी स्थापना किए थे। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे मेजनी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनते हैं। उसके बाद था गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, डी इसका सही जवाब है। इसके अलावे गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि लाल कुर्ती नामक जो संगठन है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो गैरीबाल्डी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने, मेटरनिख ने, स्टालिन ने या ट्राटस्की ने। तो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उसकी स्थापना उसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया है। तो ये इसका सही जवाब है लेनिन। लेनिन से संबंधित और देखें तो ये पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। उसके बाद एक पूछा जाता है लेनिन की मृत्यु के बारे में। तो लेनिन की जो मृत्यु है वो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो बोल्शेविक क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मेटरनिख से देखें तो मेटरनिख से इम्पोर्टेंट ये है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी कि वहां का प्रधानमंत्री था ये। तो ये भी पूछा जाता है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था, तो वो ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। स्टालिन से देखें तो स्टालिन ने यहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। पंचवर्षीय योजना रूस में शुरू किया था और ये लेनिन के बाद सरकार में यही आया था। तो पंचवर्षीय योजना बनाया। उसके बाद एक लेनिन इसके स्टालिन की जो मृत्यु है वो 1953 ईस्वी में हुई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल इससे बनते हैं। ट्राटस्की से देखें तो ट्राटस्की ने लाल सेना नामक संगठन की स्थापना किया था। एक लाल सेना का ये गठन किया था। तो इससे ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। अगला है रूस की संसद को क्या कहते हैं, संसद, ड्यूमा, सीनेट या डायट। तो रूस की जो संसद है उसे हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत में इसे संसद के नाम से जानते हैं। तो संसद जो है वो भारत में ही है। तो भारत का जो संसद है उसे संसद ही नाम है। इसका अंग्रेजी होता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संसद को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायट जो है, डायट एक तरह से जर्मनी का और हंगरी का संसद जो है उसी का नाम है डायट। जर्मनी
और एक है हंगरी। तो जर्मनी और हंगरी के संसद को हम लोग डायट के नाम से जानते हैं। सीनेट किसी कोई संसद नहीं है बल्कि संसद का एक सदन है। अमेरिका में जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस और कांग्रेस के दो सदन हैं जिसमें से एक है सीनेट और ये सीनेट जो है उच्च सदन है और दूसरा जो वहां का सदन है उसका नाम है प्रतिनिधि सभा और प्रतिनिधि सभा वहां का निम्न सदन है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो सवाल पूछा गया है रूस की संसद का को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा संसद। ऐसे भारत के जो संसद है उसका भी नाम है, अंग्रेजी में जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन का नाम है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, उसी का उच्च सदन है सीनेट। जर्मनी और हंगरी के संसद को हम लोग डायट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर नाम के जगह पर। तो बी इसका सही जवाब है। जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में, यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम है हेनरिक मार्क्स। उसके बाद इनकी जो पत्नी है उनका नाम है जेनी, जो कि इनकी बचपन के मित्र थी। इसके अलावा इनसे जो इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि ये 1867 में एक किताब लिखे थे जिसका नाम है दास कैपिटल। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं। साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। एक और इम्पोर्टेंट इससे सवाल पूछा जाता है 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और इनके फ्रेंड थे एंगल्स, उन्होंने मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे। साम्यवादी घोषणा पत्र। तो ये भी इनसे एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछ लिया जाता है। फिर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो हिंद चीन क्षेत्र पर जिनका शासन रहा, जिनका प्रभुत्व रहा वो तो फ्रांसीसी थे, लेकिन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पहले हिंद चीन के क्षेत्र में गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पुर्तगाली। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, जापान में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, सी इसका सही जवाब है। अंकोर वाट मंदिर से कुछ और संबंधित प्रश्न है, जैसे कि पहला ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है वो ये कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो कि भारत के राजा थे। जो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। कब, तो 12वीं शताब्दी में। तो इससे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है किस अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय। उसके बाद एक है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। यानी कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था, तो इसका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। और ये कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था। तो 8 का सही जवाब है बी। उसके बाद है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है जाति पर, क्षेत्र पर, भाषा पर या धर्म पर। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है वो मुख्य रूप से यहाँ पे धर्म पे आधारित होता है। तो डी इसका सही जवाब है, धर्म पर। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, बिहार से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से।
तो स्थानीय शासन की जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुआ है। कहानी ये है कि जो स्थानीय शासन है, जिसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, तो इसके पक्ष में गांधी जी पहले से ही थे। वो चाहते थे कि ये भारत में आना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था से जुड़ सके। और जब ये हम लोग का संविधान बना था तब इसको लागू नहीं किया गया था। इसे हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। उसके बाद कई बार इसको लागू करने के लिए समिति बनाई गई, लेकिन फाइनली यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति बना, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो ये समिति बनाया गया और ये समिति ने सुझाव दिया कि स्थानीय शासन व्यवस्था आना चाहिए और ये त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी कि 3 स्तर पे होना चाहिए। तो इन्हीं के सुझाव पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है और गांधी जी इसके पक्ष में थे, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर जिला में स्थानीय शासन की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन जो था उसका सही जवाब हो जाएगा डी, राजस्थान। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1930 में, 42 में, 52 में, 1962 में। तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। तो सी इसका सही जवाब है। सवाल एक यहाँ से बनता है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुआ? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था मद्रास में, जिसे हम लोग अब चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, और ये हुआ था 1688 ईस्वी में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो नगर निगम है उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास या चेन्नई में 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन था पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो हुआ था 1952 में। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर या चुनाव आयोग? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ए इसका सही जवाब है। राज्य सरकार ही नगर आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बिहार, लक्षद्वीप, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है बी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उन 8 को देखें तो पहला में आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहला हो गया। दूसरा में लद्दाख है। तीसरा में दिल्ली है। चौथा में चंडीगढ़। पांचवा में हो जाएगा अंडमान निकोबार। एक है हमारा पांडुचेरी। उसके बाद है 7वां में दमन और दीव, और इसी के साथ जोड़ दिया गया है दादर और नागर हवेली। तो इसको भी इसी में जोड़ दिया गया है। और उसके बाद 8वां जो है वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8वां में खुद यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है लक्षद्वीप। तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। पहला में जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तीसरा दिल्ली है, चौथा चंडीगढ़, पांचवा अंडमान निकोबार, छठा हो गया यहाँ पे पांडुचेरी, 7वां में दमन दीव और नागर हवेली, उसके बाद 8वां में है लक्षद्वीप। ये सारे हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन में था लक्षद्वीप, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन बदल दिया जाए, तो इसलिए 8 याद रहना जरूरी है।
अगला सवाल है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का, या पंचायत समिति का, या नगर पंचायत का? तो न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी का सेवक होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एक न्याय मित्र और एक और होता है न्याय सचिव। ये दोनों जो है वो ग्राम कचहरी के सेवक होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। इन लोगों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा न्याय मित्र और न्याय सचिव की नियुक्ति होती है। इनका जैसे यहाँ पे एक सवाल बनता है ग्राम कचहरी से कि इनका प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पे सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है और इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो न्याय मित्र और जो न्याय सचिव है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, क्योंकि ये चुन करके नहीं आते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, तो इनका उम्र होता है। लेकिन ग्राम कचहरी का यहाँ पे जो प्रधान है सरपंच, उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। इसमें जो ये चारों दिए गए हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम कचहरी, इनमें जितने भी लोग चुन करके आएंगे जनता द्वारा, उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ग्राम सभा से एक और सवाल बनता है यहाँ पे कि ग्राम सभा को ये स्थानीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि स्थानीय व्यवस्थापिका के नाम से कोई किसे जाना जाता है? तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के जो प्रधान होते हैं उसे हम लोग मुखिया कहते हैं, यही इसका प्रधान है। उसके बाद ग्राम सभा में जितने भी उस जगह के 18 वर्ष से ऊपर के लोग होंगे वो इसका सदस्य होंगे। इस चीज का ग्राम सभा का वो सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? यानी कि भूमि में जो हम लोग मेहनत करते हैं उसके पारिश्रमिक के बारे में पूछा है कि क्या कहलाता है। ऑप्शन है ब्याज, लगान, लाभ या मजदूरी। तो भूमि के पारिश्रमिक जो है वो लगान कहलाता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्याज जो है वो पूंजी का पारिश्रमिक है, पूंजी के पारिश्रमिक को हम लोग ब्याज कहते हैं। लाभ के पारिश्रमिक जो लाभ है वो उद्यमी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज हो जाएगा, भूमि का पारिश्रमिक लगान हो जाएगा, उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ हो जाएगा और श्रम का पारिश्रमिक जो है वो मजदूरी होता है। तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो है गोवा, डी इसका सही जवाब है। गोवा में ही सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रूबल है? नेपाल की, ईरान की, इराक की या रूस की? तो रूस की जो मुद्रा है उसी का नाम रूबल है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। तो नेपाली जो रुपया है, या ये कहिए कि रुपया नेपाल की मुद्रा है। ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल, ईरान की मुद्रा रियाल है। और इराक की मुद्रा दिनार है। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। नेपाल की मुद्रा रुपया है, ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है और इराक की जो मुद्रा है वो दिनार है। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा डी, रूस। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो हमारे भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? यानी कि कौन, जब भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट आया था तो उस टाइम पे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या नरेंद्र मोदी। तो भारत का जो पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जारी हुआ था। यानी कि उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। कब लागू हुआ था, ये जारी कब हुआ था? 23 अप्रैल
23 अप्रैल 2002 ईस्वी को नई दिल्ली में, जगह कहाँ है तो नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट भारत का जारी किया गया था। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? पटना का, रोहतास का, गया का या शिवहर का? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिले का है, तो वो है पटना, और सबसे कम है शिवहर। तो क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब है डी। आगे है, पूंजीवादी देश का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो शासन को अपनाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, जापान में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इन तीनों देश में ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, अनवीकरणीय। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, या ये पूछा जाए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन को ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जो सवाल पूछा गया है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, तो इसका सही जवाब है बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। उसके बाद है, लेटराइट मृदा का रंग होता है पीला, काला, भूरा या लाल? तो लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल रंग की होती है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल होने के पीछे कारण है कि लेटराइट मिट्टी में, जो लेटराइट मिट्टी है उसमें एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड पाया जाता है, लौह ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण ही लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, तो सही जवाब है डी, लाल। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। टैक्सोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? मलेरिया में, डेंगू में, कैंसर में या टीबी में? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। टैक्सोल एक तरह से कैंसर के इलाज के लिए एक दवा है, औषधि है। ये बनता किस चीज से है? तो हिमालय क्षेत्र में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है हिमालय यव। तो हिमालय यव नाम का एक पौधा है, इसी पौधा के तना जड़ के रस से टैक्सोल बनाया जाता है और इस टैक्सोल का उपयोग कैंसर के बीमारी में किया जाता है। ये हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है उस इलाके में ये पाया जाता है, वहां पे इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो टैक्सोल का प्रयोग कैंसर में किया जाता है, सी इसका सही जवाब है। कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में, केरल में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में? तो जो कोसी परियोजना है वो हमारे बिहार में स्थित है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसमें से एक तो कोसी है, दूसरा में यहाँ पे गंडक परियोजना आ जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है बिहार का, और तीसरा में आ जाता है यहाँ पे सोन परियोजना। सोन परियोजना यहाँ पे तीसरा रूप में आ जाएगा। तो ये 3 परियोजना जो है वो पाया जाता है। सोन परियोजना बिहार का पहला परियोजना भी है, जिसे हम प्रथम परियोजना भी मानते हैं बिहार का। बिहार का प्रथम परियोजना भी है। तो बिहार का प्रथम परियोजना सोन परियोजना को माना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 परियोजना है, गंडक परियोजना, सोन परियोजना और
कोसी परियोजना। सवाल था कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वो बिहार में है, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, खादर को, बांगर को या रेगुड़ को या इनमें से सभी को। तो देखिए जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया ये इसका सही जवाब। खादर, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम लोग बांगर कहते हैं। बांगर हम लोग पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है इसी को हम लोग बांगर कहते हैं। रेगुड़ मृदा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। रेगुड़ मृदा हम लोग काली मृदा को कहते हैं, काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। सवाल बार बार पूछा जाता है कि रेगुड़ मृदा के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं, तो काली मृदा से, ये यहाँ से याद रखेंगे। सवाल था निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा ए खादर को। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कपास, गन्ना, जूट या सन। तो यहाँ पे देखने में तो तीनों एक तरह से रेशेदार फसल लग रहा है, परंतु गन्ना जो है वो रेशेदार फसल में नहीं आता है, 20 का सही जवाब है। ये रेशेदार फसल नहीं है। बाकी के जो कपास, जूट और सन है ये सभी रेशेदार फसल में आते हैं। आज का अंतिम सवाल है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक से, धीरे धीरे, पूर्व सूचना के अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की जो स्थिति हो वो कहीं भी जब सूखे की स्थिति आती है तो ना तो अचानक से आती है, ना ये सूचना दे के आती है, ये धीरे धीरे आती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, पहले बारिश कम होती है, फिर जो नदी तालाब है वो सूखते हैं, फिर भौम जल स्तर नीचे जाता है और तब यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाती है। तो सही जवाब है बी, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था जो कि बिहार बोर्ड द्वारा फर्स्ट टर्म में अगस्त महीने में पूछा गया है। तो हम लोग उन सभी को सॉल्व कर लिए हैं। इससे जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहे थे जो कि बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।